आज हम मिलेंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अंधेरे से निकलकर एक ऐसी पढ़ाई की जिसके बारे में उनके टीचर्स और बहुत से डॉक्टर्स भी नहीं जानते थे। जिस पढ़ाई की हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। थोड़ा मुश्किल है ना, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। एंडोक्रिनोलॉजी कितना मुश्किल है ना ये बोलना, उतना ही मुश्किल रहा है इस इंसान का जीवन। ऐसा माना जाता है कि शिक्षा हमें जीवन में आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है। सब लोगों को जितना हो सके एजुकेट होना ज़रूरी है, पर क्या हो जब आपके पास शिक्षा लेने के लिए मिनिमम रिसोर्सेज भी ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कुछ रिसोर्सेज के भी वो चीज़ें पढ़ लेते हैं जो दुनिया में अधिकतर लोग रिसोर्सेज होने के बाद भी नहीं पढ़ सकते। तो चलिए मिलते हैं मशहूर हार्मोनल डिजीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश खड़गावत जी से और जानते हैं कि कैसे उन्होंने एक ऐसी जगह जहां लालटेन से पढ़ाई करनी पड़ती थी, वहां से दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स तक का सफ़र तय किया। मेरी पैदाइश राजस्थान में हुई, राजस्थान के बीकानेर ज़िले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। और बहुत अधिकतर टाइम हमें लालटेन से या मोमबत्ती भी नहीं होती थी, अधिकतर लालटेन, पुरानी वाली लालटेन होती थी। तो और पंखे वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते थे, लाइट नहीं रहती थी। आपको माइक्रोस्कोप में देखना होता है, आपको कई सारी कैसेट सुननी होती है जहां आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट चलाने होते हैं, इस तरह का काम होता है। तो बिजली की ज़रूरत पड़ती है तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है कि अरे लाइट तो है नहीं, हम करेंगे कैसे। सर, हमें जैसे पता लगा कि आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है और ऐसा कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं होता है, ना टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं और ना ही बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो आपने जिस स्कूल में पढ़ाई करी वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सरकारी स्कूल में होने के बावजूद हमारी सारी क्लासेस होती थी। हालांकि क्लासेस में बच्चे कम होते थे, अगर 100 बच्चों का बैच है तो मुश्किल से 15-20 बच्चे ही होते थे, लेकिन वो 15-20 बच्चे पढ़ने वाले होते थे। लेकिन सबसे अच्छी बात उस वक्त ये थी कि जो हमारे टीचर थे वो पढ़ाते थे, मेहनत करते थे पूरी। अगर 8 बजे की क्लास है तो 8 बजे वो आ जाएंगे क्लास में। और उन दिनों कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे तो ब्लैक बोर्ड और चौक होती थी। तो 8 बजे आके अगर बच्चे क्लास में नहीं भी है तो भी वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ डायग्राम बनाना या कुछ लिखना, कैसे लेक्चर लेना है, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू कर देते थे। फिर जब वो उनकी पीठ मुड़ी हुई होती थी फिर लगता था फटाफट धीरे धीरे बच्चे करके 15-20-30 बच्चे क्लास में घुस के बैठ जाएंगे। फिर जब वो चौक से लिखना बंद करके पीछे मुड़ के देखते थे तो कि हाँ बच्चे आ गए हैं, क्लास लेते थे। और अगर हम नहीं करते थे तो गुस्सा भी होते थे, थप्पड़ भी लगा देते थे। हमें बुरा उस वक्त बुरा लगता था, लेकिन अब लगता है कि वो थप्पड़ लगाया हुआ काम आया। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में बाप और बेटे का रिश्ता हम सब जानते हैं कैसे हैं। आप और आपके पिताजी के बीच में कैसा रिश्ता था? मेरे पिताजी राजस्थान सरकार की सर्विस में थे। और सबसे अच्छा ये हुआ कि जब मुझे पहली सैलरी मिली और मेरे पिताजी को जब आखिरी सैलरी मिली तो वो हुआ ऐसे कि ऐसा संयोग बैठा कि वो एक ही महीना रहा कि इस महीने वो रिटायर हो रहे हैं और उसी महीने मुझे पहला जॉब मिला। तो जो मेरे पिताजी को जो आखिरी सैलरी मिली उनको 2700 रुपये मिली थी और मुझे जो पहली सैलरी मिली वो 2765 रुपये मिली थी। तो इतना अंतर था सैलरी में, समझ सकते हैं कि वो 30 साल की सर्विस करने के बाद 2700 रुपये की सैलरी पे रिटायर हो रहे हैं। आपको कब लगा कि आपको डॉक्टर बनना है? बीकानेर में जहाँ पैदा हुए, जहाँ स्कूलिंग हुई, वहाँ पे सिर्फ मेडिकल कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। और उस वक्त आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम जोधपुर जाके, 5 भाई बहन थे तो अकेला मैं जोधपुर जाके रहें, हॉस्टल में रहें, महीने का खर्चा हो। घर के बिल्कुल पास था मेडिकल कॉलेज। हमने प्री मेडिकल टेस्ट दिया तो जो सपना देख रहे थे वो सपना पूरा हो गया और बीकानेर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया। और मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि मेरे बड़े ब्रदर जो मेरे से 3 साल बड़े थे उनका भी उसी साल ही मेडिकल में हुआ। तो हम दोनों भाई एक ही साथ एक ही क्लास में MBBS में थे। MBBS में अगर आज हम किसी को बताएं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सो पूरी MBBS में हमारा खर्चा था 550 रुपये। 550 रुपये में हमने पूरी MBBS कर ली। हमें जनवरी में 10 रुपये भराने होते थे और जुलाई में 100 रुपये भराने होते थे। सो 110 रुपये 1 साल के लगते थे, 5 साल के 550 रुपये। आपने पीडियाट्रिक में स्पेशलाइजेशन करने के बारे में क्यों सोचा? तो उस वक्त होता था कि MBBS के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा कि आपको MD किस में करनी है।
तो वो एग्ज़ाम दिया और उस वक्त ये था कि सबसे बड़ी ब्रांच कौन सी है जिसके लिए सब लोग जाने में इंटरेस्टेड रहते थे, वो रहता था पीडियाट्रिक्स या बच्चों की जो साइंस है, जो बच्चों को देखते हैं डॉक्टर्स, वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी चलती थी, सब लोग उसमें जाना चाहते थे। तो हम भी उसी दौड़ में शामिल हो गए और पीडियाट्रिक्स ज्वाइन कर लिया और पीडियाट्रिक्स में एमडी की। तो उन दिनों जब एमडी कर रहे थे तब देखा कि बच्चों में बहुत सारे हार्मोन की प्रॉब्लम होती है और पूरे राजस्थान में कोई भी एक भी डॉक्टर नहीं था जो हमको बता सके कि बच्चों में हार्मोन की प्रॉब्लम के लिए करना क्या है। जैसे बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, उनको इंसुलिन इंजेक्शन देना होता है, कैसे देना होता है, कितना देना होता है, कैसे शुगर कंट्रोल करनी है, सो वो किसी को भी नहीं पता था। इवन जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में जो हमारे टीचर थे उन्हें भी नहीं ज़्यादा पता था कि कैसे देना है। वो भी जब भी कोई बच्चा आता डायबिटीज़ के साथ हमेशा कहता रहे जाओ जाओ किताब देखो, किताब में क्या लिखा है, किताब लिखा है। तब लगा कि पूरे राजस्थान में हार्मोन रोग विशेषज्ञ कोई नहीं है। तो मुझे लगा पहली बार कि क्यों नहीं मैं हार्मोन रोग विशेषज्ञ बनूं ताकि मैं बच्चों का भला कर सकूं। एंडोक्रिनोलॉजी जिस शब्द को बोल पाना इतना मुश्किल है, उस फील्ड के आप स्पेशलिस्ट हैं। इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी भी नहीं है, तो एंडोक्रिनोलॉजी के बारे में आप हमें कुछ बताइए। ये ऐसी ब्रांच है जो बहुत लेट डेवलप हुई है। शरीर में हमारे कुछ हार्मोन होते हैं, जैसे हार्मोन की आप तुलना कर सकते हैं कि आप सब्जी बना रहे हैं, सब्जी में आपको धनिया डालना है, आपको हल्दी डालनी है, लाल मिर्च डालनी है, सब डालना है, लेकिन बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में डालना है। अगर आपको नमक डालना है बहुत थोड़ा सा डालना है, आपको अमचूर डालनी है बहुत थोड़ी सी डालनी है। अगर आपने ज़्यादा डाल दी तो प्रॉब्लम है, कम डाल दी तो प्रॉब्लम है। ऐसे ही करके शरीर में हार्मोन्स होते हैं। सो जैसे हमारे यहाँ थायराइड ग्लैंड होती है, वो थायराइड हार्मोन बनाती है, तो अगर ये कम बनाने लग जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें बॉडी एकदम स्लो हो जाएगी, हाथ पाँव में सूजन आ जाएगी, मुंह पे सूजन आ जाएगी, कब्जी हो जाएगी, लेडीज़ में पीरियड इरेगुलर हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें सारी हो जाएगी। तो इसको पता करके ट्रीटमेंट करेंगे एकदम ठीक हो जाएगा। जो कम हार्मोन बन रहा है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं और ज़्यादा हार्मोन बन रहा है उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसी तरह से डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी एक हार्मोन की बीमारी है, क्योंकि डायबिटीज़ होती है कि पेनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन बनता है। सो इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन अगर शरीर में कम बन रहा है तो भी डायबिटीज़ है, ज़्यादा बन रहा है या काम नहीं कर रहा है तो भी डायबिटीज़ हो रही है। तो सबसे अच्छी बात है हार्मोन की, एंडोक्राइनोलॉजी की, कि हमारे पास हर एक बीमारी का इलाज है। फिर आपने एमडी की पढ़ाई कहाँ से की और उसके बाद आपकी वहाँ से जर्नी आगे कैसे रही? तो मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज गया, वहाँ के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो पीडियाट्रिक्स है उनसे मिला, उनको बताया, उन्होंने सीवी देखी तो वो काफ़ी प्रभावित हुए और बोला कि नहीं आप कल आके तुरंत ज्वाइन करो। और वहाँ सीनियर रेजिडेंसी करते करते फिर मुझे लगा कि मुझे हार्मोन रोग में जाना है, तो मैंने उसी साल दिसंबर में जो सुपर स्पेशलिटी होती है जिसको हम डीएम कहते हैं, डीएम का कोर्स है, सो उसके लिए एग्ज़ाम हुआ, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया लखनऊ में और 3 साल वहाँ खूब अच्छी तरह से काम किया। फिर जब 1998 में जब ये डीएम पूरी की लखनऊ से, तो 1 महीने पहले वहाँ पे संजय गांधी में हमारे डायरेक्टर ने बुलाया हमको, कि हम तब तक एग्ज़ाम पास कर चुके थे, तो उन्होंने बुलाया, बोले अगर तुम करना चाहो तो तुम्हारे लिए गवर्नमेंट जॉब है। मैंने कहा हम लोग इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने हमें एक लेटर लिख के दिया कि ऐसा करो हैदराबाद जाओ। तो हमने वो लेटर लिया और हैदराबाद चले गए वहाँ से ट्रेन से। वहाँ पे जाके डायरेक्टर से मिले, उनको लेटर दिखाया, तो उन्होंने कहा अच्छा आपको लखनऊ से भेजा है, ठीक है बैठ जाओ। तो हमको बैठा दिया, 2-3 घंटे तक बैठे रहे, पूछा नहीं किसी ने। अचानक लगा कि एकदम से इंटरव्यू बोर्ड बन गया और 5-6 लोग आ गए बाहर से, हमारा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेके उन्होंने कहा कि ठीक है 4 बजे, बोला ये तुम्हारा सिलेक्शन लेटर है, कल सवेरे 8 बजे आके ज्वाइन कर लीजिए। तो सर अभी तो हमारा सामान लखनऊ पड़ा है, अभी तो लखनऊ का हमारा टेन्योर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम 1 जनवरी को ज्वाइन कर लो। तुमने कहा कि नहीं 1 जनवरी को कैसे ज्वाइन कर लेंगे, एक बार घर जाएंगे, सामान रखेंगे, फिर वापस आएंगे। अच्छा चलो 1 फरवरी से ज्वाइन कर लो। कि हाँ सर 1 फरवरी से ज्वाइन कर लेंगे। नया शहर था, नया हॉस्पिटल, तो आप कितने एक्साइटेड थे? कैसा था आपका हॉस्पिटल का पहला दिन? पहले दिन गए ओपीडी में तो हमारे पास कोई भी पेशेंट नहीं आया। फिर हम सबसे जाके मिले, बताया कि उन दिनों डायबिटीज़ भी इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी, तो जाके मिले, बताया कि देखो डायबिटीज़ होती है, हम डायबिटीज़ के एक्सपर्ट हैं, हाइट के एक्सपर्ट हैं, हम ये देखते हैं, ये सारी प्रॉब्लम देखते हैं। सब डॉक्टर से मिले, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे पास पेशेंट भेजने शुरू किए। सो हैदराबाद में हमने वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी शुरू किया, उससे पहले तक वहाँ था ही नहीं।
हार्मोन रोग विशेषज्ञ कोई नहीं था निम्स में, तो हमने पहली बार शुरू किया। हैदराबाद में डॉक्टर्स को हार्मोनल डिजीज़ के बारे में समझाने के बाद आपके लिए अगला मुश्किल टास्क क्या था? हुआ ये कि थोड़ा सा पारिवारिक कारण ऐसे रहे कि मेरे जो बड़े ब्रदर थे उनकी एकदम से डेथ हो गई बीकानेर में, तो फैमिली को संभालने वाला कोई नहीं था। तो मुझे वहाँ से हैदराबाद से रिज़ाइन करके और मैं बीकानेर आ गया। वहाँ पे आके प्रैक्टिस शुरू की मैंने। वहाँ पे उस वक्त गवर्नमेंट जॉब नहीं था। हमने कोशिश की राजस्थान गवर्नमेंट का जॉब ले लें, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने उस वक्त समझा नहीं कि हार्मोन रोग की कोई इम्पोर्टेंस है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई हमारे लिए इसके लिए कोई जॉब नहीं है। तो हमने क्या किया, एक मेरा दोस्त था जो रोमेटोलॉजी में है, उन दिनों पैसे इतने नहीं होते थे, तो हम दोनों ने मिलकर एक चिट्ठी बनाई, एक कागज़ बनाया। एक साइड में मैंने लिखा कि हार्मोन रोग क्या होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां आती है। दूसरी साइड में उसने लिखा अपने हाथ से कि रोमेटोलॉजी क्या है, जोड़ों की क्या प्रॉब्लम होती है, कौन से प्रॉब्लम पेशेंट होते हैं। क्योंकि उन दिनों 1 रुपये का डाक टिकट लगता था। हमने करीब 1000 के करीब जो फिजिशियन थे जिनके एड्रेस थे उनको चिट्ठी डाली। सो उसके बाद से काफ़ी लोगों ने पेशेंट रेफ़र करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे जब देखा कि बहुत अच्छा असर हो रहा है हार्मोन थेरेपी का, रोमेटोलॉजी का, तो हमारा नंबर धीरे धीरे करके बढ़ता गया। बीकानेर में तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, फिर वहाँ से सीधा गवर्नमेंट जॉब में, वो भी एम्स जैसे हॉस्पिटल में, आपका ये सफ़र कैसा रहा? मेरी इच्छा थी, अंदर से इच्छा थी कि मुझे रिसर्च भी करनी है, मुझे पढ़ाना भी है। उस वजह से ये था कि मैंने शिफ्ट किया। नहीं तो मैंने सैलरी पे ज्वाइन किया था, मैंने जब एम्स ज्वाइन किया तो मेरी सैलरी 35,000 रुपये के करीब थी। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस छोड़ के आया तो मेरी 2002 में मेरी प्रैक्टिस 1.5 लाख रुपए महीना थी। तो एकदम से एक दिन अखबार देखा तो उसमें एम्स की सीट निकली हुई थी कि एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उनको ज़रूरी है और हार्मोन रोग में ज़रूरी है। लेकिन शुरू में कभी सोचा नहीं था कि हम एम्स पहुंच सकते हैं। अगर आप आज की तारीख में अगर कोई भी मेडिकल स्टूडेंट है, अगर आप उसको पूछो कि वो सपने क्या देखता है, तो सपने में कभी नहीं कहेगा कि मैं एम्स जाके ज्वाइन कर सकता हूँ। इतना बड़ा सपना है कि सपने में भी नहीं आता है। तो उन दिनों डीटीसी बसें चलती थी, तो बसों में बैठ के, और मेरे ब्रदर उनके घर पे रुक के बस में बैठ के यहाँ पे आ गए, 11 बजे पहुँच गए। फिर उसके बाद भी वेट करते रहे। सो रात को 9 बज गए, नंबर ही नहीं आया इंटरव्यू का। दूसरे इंटरव्यू चल रहे थे सारे। तो और रात को 11 बजे यहाँ से बीकानेर की, उसी दिन वापस जाना था ट्रेन से, तो जो ट्रेन है वो रात की 11 बजे की ट्रेन थी। तो 9:30 बजे के करीब लगा कि यहाँ तो नंबर लग नहीं रहा है, आएगा करेगा। तो बड़ा सा हताश हुए, बोले हम निकल गए, जाने लग गए, बोले चलते हैं घरे, पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ तो नंबर ही नहीं आ रहा है। तभी एक जो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर टंडन है, अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो रास्ते में मिल गए। अरे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर घर जा रहे हैं, अब यहाँ तो नंबर नहीं आ रहा है, 11 बजे की ट्रेन है। तो उन्होंने कहा कि ये ट्रेन तो रोज़ जाती है, लेकिन इंटरव्यू आज ही होंगे, सिर्फ रुक जाओ, निकलने दो ट्रेन को, लेकिन इंटरव्यू दे के जाओ। वो सीनियर डॉक्टर जो डायरेक्टर एम्स के और जो बोर्ड बना हुआ था इंटरव्यू बोर्ड, सारे वो बैठे हुए थे। 11:30 बजे इंटरव्यू हुआ, आधा घंटा इंटरव्यू हुआ, डिस्कस किया सारा। तब लगा कि नहीं शायद हो सकता है यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा। एक दिन रात को ऐसे ही खाना वाना खा के घर बैठे थे, रात को 10 बजे एकदम से कॉल आई यहाँ से कि आप कब ज्वाइन करोगे। मैंने कहा ज्वाइन करोगे, हमें तो रिजल्ट नहीं मिला। कि नहीं, रिजल्ट तो हमने बाय पोस्ट भेज दिया है आपका। तो कहा नहीं, मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको इस तारीख तक ज्वाइन करना है, हमने आपको बाय पोस्ट लेटर भेज दिया है। फिर जुलाई 2003 में आके मैंने यहाँ पे एम्स में ज्वाइन किया, एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। और एम्स में जो बच्चों की हार्मोन रोग है, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी है, वो मैं ही इंचार्ज हूँ, मैं ही रन करता हूँ। सो उसमें हमारे पास पूरे देश से ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बर्मा, सब जगह से हमारे पास पेशेंट आते हैं। और बच्चों के हार्मोन रोग में तो हमारा जो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इतना बड़ा डिपार्टमेंट पूरे भारत में अभी किसी भी एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है। हार्मोनल डिजीज़ बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है, तो उसको इरेडिकेट करने के लिए एम्स कौन कौन से प्रोग्राम चला रहा है? हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, लेट्स ग्रो टुगेदर, आओ साथ बढ़ें। सो इसमें प्रोग्राम में यह है कि एक बीमारी होती है, ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है। सो उसकी वजह से बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ती है, लंबाई बहुत छोटी रह जाती है। कि जैसे अगर 15 साल का भी बच्चा है तो उसकी लंबाई होगी जैसे 3-4 साल के बच्चे की लंबाई है, 100 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, ऐसे उसकी लंबाई होती है। और उन बच्चों को अगर हम ग्रोथ हार्मोन की इंजेक्शन देते हैं, लगा देते हैं, तो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, 5 फीट 5.5 फीट तक लंबाई हो जाती है, एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। इस इंजेक्शन का खर्चा जो 1 महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये
एक फैमिली के लिए आता है, जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना खर्चा उठाना मुश्किल है। तो हमने एक दो दाता हैं जिनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम शुरू किया है, जिसको हमने नाम दिया लेट्स ग्रो टुगेदर, आओ हम साथ बढ़ें, ताकि हम भी बढ़ते रहें और बच्चे भी साथ में बढ़ते। तो उसमें हमें काफ़ी सारा उन्होंने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में काफ़ी सारा फंड दिया है, एम्स को डोनेट किया है। और सबसे अच्छी बात है कि भारत सरकार हमें इतना फंड देती है जिसकी वजह से हमने सब कुछ फ्री रखा हुआ, हम पेशेंट से एक भी पैसा नहीं लेते हैं। तो इस तरह से करके उन लोगों के पास भी जिनके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं, उन लोगों के पास भी हमारे पास, उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हम दूसरे सोर्सेज से दवाई लेके उनको दवाई ज़रूर देते हैं कि अगर दिल्ली पहुंचा है तो दवाई लेके जाए, बिना दवाई के नहीं जाए। अब वो आते हैं, बराबर आते हैं, दवाई लेके जाते हैं और जैसे ही दवाई लगाना शुरू करते हैं उनकी लंबाई एकदम से बढ़नी शुरू हो जाती है। एम्स में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो इसे ऑर्डिनरी हॉस्पिटल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है? क्वालिटी ऑफ वर्क जो है बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ है एम्स में कि आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, एक सिस्टम है जो काम कर रहा है। तो हो सकता है कि कभी मैं पेशेंट देख रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो कि नहीं ये तो हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे पता पेशेंट को दिखाना पड़ेगा, तो आप लेके पेशेंट को हार्ट वाले के पास जा सकते हो, वो भी बैठे होंगे, वो देख के बता देंगे। सो एक ये सिस्टम है जो काम कर रहा है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो काम नहीं चल सकता एम्स का, फिर एम्स भी एक ऑर्डिनरी हॉस्पिटल की तरह से बन जाएगा। इतना पॉपुलर होने के बाद आज एम्स पर कितना पेशेंट लोड रहता है? आज जो एम्स का OPD है वो 10,000 से ज़्यादा का OPD है रोज़ का। सो 10,000 मरीज़ रोज़ के, एक मरीज़ के साथ एक रिश्तेदार, एक मरीज़ के साथ 2 रिश्तेदार। सो आधों के साथ भी 2 रिश्तेदार अगर माने तो 25,000 लोग रोज़ इस कैंपस में आते हैं और वापस निकलते हैं। प्लस 3,000 पेशेंट यहाँ एडमिट है, उनके भी रिलेटिव। आप सोचिए कितना ज़्यादा, मतलब 40,000 लोग डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको सब सुविधाओं की भी ज़रूरत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सबका काम हो रहा है, अगर काम नहीं होगा तो लोग नहीं आएंगे। तो देखा आपने, जीवन कैसे आपको एक छोटे से गांव से एक ऐसी जगह ले आता है जहां का आप सपना भी नहीं देख पाते हैं। डॉक्टर खड़गावत जी के जीवन से हम ये लेसन ले सकते हैं कि आप अपने जीवन में कोशिश जारी रखिए, एक ना एक दिन आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। भरोसा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस अनसंग स्टोरी को शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही अनसंग स्टोरीज़ को विटनेस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड।